हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद नूरैन और आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने चैप्टर थर्मल फेनोमेना को। अगर आप लोगों ने अब तक का वीडियोस देखा होगा तो आपको एक अच्छा आइडिया होगा कि भाई थर्मल फेनोमेना क्या है और आखिर इस चैप्टर में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़े। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई थर्मल कंडक्शन क्या है और थर्मल कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, क्या इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है या कोई डिफरेंस है, उसको भी समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कोएफिशिएंट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किसे कहते हैं और वीडियो को एंड करेंगे थर्मल रेजिस्टिविटी को समझकर। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, बहुत सारा चीज पढ़ना है तो हर एक चीज को अच्छे से नोट करना और ध्यान से चीजों को समझते जाना। तो आइए बात करते हैं या समझते हैं कि थर्मल कंडक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब तक आप लोग जो भी चीज पढ़े वो थोड़ा सा उसका हमको आइडिया बताओ कि थर्मल कंडक्शन क्या चीज होता है। थर्मल कंडक्शन, देखो अब तक हम लोग क्या चीज पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई कि जब सॉलिड या लिक्विड या गैस को हीट हम लोग देते हैं तो वो हीट लेने के बाद क्या करता है, एक्सपैंड करता है। इस थर्मल कंडक्शन में हम लोग को क्या समझना है, ये समझना है कि अगर हम किसी मटेरियल, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, बेसिकली यहाँ पे सॉलिड का बात हो रहा होगा, तो अगर किसी सॉलिड मटेरियल को हम हीट दे रहे होंगे तो क्या वो सब्सटेंस हीट मेरा ले लेगा, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। यानी थर्मल कंडक्शन हम लोग को बताता है कि किसी मटेरियल को हीट देने पे वो अलाउ करता है या नहीं करता है उस हीट के ट्रांसफर को। बात समझ में आ रहा है। बेसिकली अगर हम एक कॉपर का रॉड लेते हैं और एक रबर का या ग्लास का किसी तरीके का रॉड लेते हैं, ठीक है, तो ग्लास का रॉड है मेरे पास और कॉपर का रॉड है, हम दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, तो तुम मुझे बताओ कि क्या दोनों को हीट देने से दोनों में हीट ट्रांसफर हो जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है। जो मेटल का रॉड है वो क्या करेगा, हीट को बहुत आसानी से फ्लो करवा देगा, और जो मेरे पास ग्लास का रॉड है या लकड़ी का कोई पीस रहे या फिर किसी तरीके का प्लास्टिक का सब्सटेंस रहे या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो, उसके अंदर अगर हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो हीट उतनी आसानी से फ्लो नहीं करता है। तो बेसिकली थर्मल कंडक्शन ये बताता है कि किसी भी मटेरियल, दो अलग अलग मटेरियल है, उसको अगर हम लोग हीट दे रहे हैं तो उन दोनों में से कौन सा मटेरियल अलाउ करेगा उस हीट को ट्रांसफर करने का, यानी ये अलाउंस के बारे में बताता है। साथ ही साथ जो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हीट ट्रांसमिट होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा होगा, वो बिना मोशन ऑफ पार्टिकल होगा। बिना मोशन ऑफ पार्टिकल क्या है वो अभी हम लोग समझते हैं। तो हम लोग अभी सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। तो थर्मल कंडक्शन इज अ प्रोसेस, ये बोल सकते हैं हम लोग। थर्मल कंडक्शन इज अ प्रोसेस, किस चीज का प्रोसेस है, ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये एक ऐसा प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस है, हीट के ट्रांसफर का प्रोसेस है। ठीक है, किसमें हीट ट्रांसफर होगा, थ्रू अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल में हीट ट्रांसफर होगा। और ये मेन चीज आ रहा है, ठीक है, विदाउट मोशन ऑफ पार्टिकल्स। देखो भाई क्लास 6-7 में भी हम लोग ये चीज पढ़े हैं तो वहां पे बस यहीं तक छोड़ देते हैं, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है, विदाउट मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या चीज बोल के चले गए, तो यहाँ पे हम ये चीज एक्चुअली बोले हैं कि देख लो मेरे पास अगर एक रॉड का पीस है, लेट्स से कि ये मेरे पास वो रॉड का पीस है। अब जो भी रॉड का पीस होगा वो किस चीज से बना होगा, वो बना तो किसी ना किसी तरीके के मटेरियल से होगा। ठीक है, तो इसमें मटेरियल है तो यहाँ पे क्या होगा, छोटा 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 बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स के हम बीच में थोड़ा सा गैप दिए हैं, बट एक्चुअली में हम लोग जानते हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई गैप वगैरह नहीं होता, बट हम थोड़ा सा क्लीन रखने के लिए डायग्राम का हम दे दिए। ठीक है, अब जब हम यहां से क्या सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। इस जगह से हम बहुत सारा हीट देना स्टार्ट किए, ठीक है, इसको हीट करना स्टार्ट किया। तो हीट ऐसा नहीं होता कि ये पार्टिकल उठ के यहां चला जाता है, ये चीज नहीं होता कि ये पार्टिकल यहां गया, बिल्कुल नहीं, ये चीज होगा ही नहीं। होता क्या चीज है कि ये जो पार्टिकल आप देख रहे हो, ये पार्टिकल अपने ही पोजीशन पे क्या स्टार्ट कर देता है, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, अपनी ही जगह पे खड़ा रहेंगे, ऐसे करके शेक करने लग जाएंगे। ठीक है, तो जो भी पार्टिकल है वो पार्टिकल क्या करने लगेगा, वाइब्रेशन करने लगेगा। अब ये जो अपने जगह पे वाइब्रेशन चालू किया तो हम यहाँ पे क्या लिखे, विदाउट मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे क्या रहेगा, ऐसे खड़ा रहेगा और वहां पे शेक करते रहेगा। ठंड लग रहा है भाई, वहां पे शेक कर रहे, शेक कर रहे, शेक कर रहे, ठीक है, तो यहाँ पे वो मोशन कर रहा है। अब ये क्योंकि हीट मूव कर रहे हैं तो इसके बगल वाला जो पार्टिकल है उसके साथ तो कांटेक्ट में रहेगा ना, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, दोनों तो आपस में कांटेक्ट में, ये वाइब्रेट करना चालू करेगा तो साथ ही साथ ये भी क्या करेगा, वाइब्रेट करता है। अगर हम लोग कभी कार वगैरह में बैठ जाते हैं, कार सिग्नल पे रुका हुआ रहता है, ऑन रहता है, कार वाइब्रेट करता है, तुम सर रख के देखना वहां पे तुम्हारा हेड भी वाइब्रेट करे, तुम्हारा बॉडी भी वाइब्रेट कर रहा है।
धीरे कर रहा होगा हम समझ रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन तो तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। तो ये पार्टिकल जब वाइब्रेशन चालू करेगा तो इसके बगल वाला पार्टिकल क्योंकि इसके कांटेक्ट में है तो ये भी थोड़ा सा वाइब्रेशन शुरू कर देगा, उतना नहीं करेगा जितना ये कर रहा है, लेकिन ये भी वाइब्रेट करेगा। और क्योंकि लगातार यहां से हीट जा रहा है तो इसका वाइब्रेशन धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज करने लगेगा। और उसी तरीके से इसके पार्टिकल का जो बगल में उसका भी वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा। एक टाइम आएगा इसका वाइब्रेशन इतना इंक्रीज होगा कि इसको देखे ये थर्ड पार्टिकल जो यहाँ पे है ये भी क्या करेगा, वाइब्रेशन चालू करेगा। और सेम वाइब्रेशन यहां जाएगा, फिर वो वाइब्रेशन यहां जाएगा, फिर वो वाइब्रेशन यहां जाएगा, एंड सो ऑन। जहां तक भी तुम्हारा सॉलिड गया हुआ है उसके आखिरी पॉइंट तक वो वाइब्रेशन चला जाएगा। और इसी वाइब्रेशन की वजह से क्या आएगा, यहां पे भी तुमको हीट देखने को मिलेगा। तो जो हीट था वो यहां से दिया गया और पार्टिकल को दिया गया, वो पार्टिकल क्या किया, अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करना चालू हुआ और वहां से वाइब्रेशन बगल वाले पार्टिकल में गया, वहां से नेक्स्ट पार्टिकल, वहां से नेक्स्ट पार्टिकल, और ऐसे करते करते पूरे कंडक्टर में क्या कर जाएगा, हीट ट्रांसमिट कर जाएगा। अच्छा, एक चीज तो हम लोग पढ़े थे ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बता रहे कि जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है या वाइस वर्सा, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो देखो यहाँ पे जब हम लोग हीट दे रहे हैं तो हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के टर्म्स में समझा रहे हैं, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जी दिए तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए, तो वो कहाँ गया, मोशन ऑफ पार्टिकल में, यानी काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का मोशन हो रहा है यानी वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये पार्टिकल क्या करता है, वाइब्रेट करता है, वहां से काइनेटिक एनर्जी है। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, तो ऑटोमेटिकली इस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है व्हेन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई थर्मल कंडक्शन क्या है। थर्मल कंडक्शन बस एक तरीके का प्रोसेस है जो हम लोग को ये बताता है कि किसी मटेरियल के अंदर हीट का फ्लो होगा या नहीं होगा। तो अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो रबर है और जो तुम्हारा कोई कॉपर का मटेरियल है या आयरन का रॉड है, तो उसके अंदर जो हीट ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसका वाइब्रेशन क्या बहुत अच्छा हो रहा है, यानी उसके अंदर जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो आसानी से काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। बट रबर में या वुड में या ग्लास में जो हम हीट दे रहे होते हैं वो उतने अच्छे तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, या करता भी है तो उसको टाइम लग जाता है अच्छा खासा, और उतना टाइम हम लोग के पास है नहीं, क्योंकि वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुका है, ठीक है। देखो, जब हम लोग थर्मल कंडक्शन को समझ गए तो थर्मल कंडक्शन को समझ के हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि भाई ये अगर मेरे पास एक ग्लास का रॉड है तो हम लोग इसके अंदर हीट देंगे और दूसरे एंड को टच करके चेक करेंगे कि वहां तक हीट पहुंचा या नहीं पहुंचा। पहुंचेगा, बहुत वक्त लग जाएगा, बहुत वक्त, इतना वक्त हम लोगों के पास नहीं। तो अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि वहां पे हीट नहीं पहुंच रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज नॉट अलाउइंग द हीट टू पास थ्रू इट, यानी वो अपने अंदर से हीट को जाने का परमिशन नहीं दे रहा है। तो वैसे मटीरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वहीं से कंसेप्ट आता है भाई इंसुलेटर्स का और बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो ये एक हो गया। और दूसरा आपको जानते हो भाई, जहां पे बैड है वहां पे गुड होना है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऐसा तो बहुत सारे मटेरियल है। बैड कंडक्टर में आप क्या क्या एग्जांपल दे दोगे, आप दे दोगे भाई कि रबर एक बैड एग्जांपल है, अब ग्लास एक बैड एग्जांपल है, आप क्या दे सकते हो, वुड एक बैड एग्जांपल है। और गुड कंडक्टर के एग्जांपल्स क्या क्या दोगे आप, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर, सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर यार, सिल्वर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम है, हम लोग घर में बर्तन वगैरह ज्यादातर एल्यूमिनियम, आई होप कि हम स्पेलिंग सही लिखे हो, देख लेना एक बार, ठीक है। तो समझ में आया भाई कि थर्मल कंडक्शन क्या है, इट इज द ओनली प्रोसेस, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं नेक्स्ट हेडिंग, थर्मल कंडक्टिविटी। अब थोड़ा सा समझेंगे डिफरेंस को भी, ठीक है। दोनों सेम चीज नहीं होता है, थर्मल कंडक्शन थर्मल कंडक्टिविटी सेम नहीं होता है। अगर सेम होता तो हम अलग अलग करके नहीं पढ़ा रहे होते, ठीक है। हम बोल लेते पहले कि भाई दोनों सेम है, तो दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी, हेडिंग ऊपर ना चला जाए, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी अब किसे कहते हैं, थर्मल कंडक्शन तो हो गया कि भाई प्रोसेस अलाउ करेगा कि उसके अंदर से हीट जाना है या नहीं जाना है। अब थर्मल कंडक्टिविटी ये चीज बताता है कि देखो हम सेलेक्ट कर लिए, लेट्स से कि हम समझ गए कि कॉपर और आयरन के अंदर दोनों के अंदर से क्या होगा, हीट चला जाएगा। अब मेरे को ये पता करना है कि भाई इस कॉपर के अंदर से हीट तो जा रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि जो हीट का फ्लो है उसको मैं आसान बना सकूं। बात समझ में आ रहा है। देखो, तुमको यहां से यार, तुम अपने घर में रह रहे हो, तुमको मार्केट जाना है। अब तुमको, तुम्हारे घर से मार्केट है कुछ दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब तुमको वहां जाना है, जाने का तुम्हारे पास कितना तरीका है, जाने का एक तरीका है कि भाई पैदल चले जाते हैं,
दूसरा तरीका है कि हम बाइक लेके चले जाते हैं, तीसरा तरीका है कि किसी दोस्त को लेकर चले जाते हैं। तो ऐसा बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो हम लोग ये चीज बोलना चाह रहे हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी ये बताता है कि किसी के अंदर हीट तो फ्लो होगा, हीट तो फ्लो हो रहा है, वो तो यहां से पता चल गया कि इसके अंदर हीट हम लोग का फ्लो करेगा, कॉपर में हीट फ्लो करेगा। बट उस कॉपर में जो हीट फ्लो हो रहा होगा, उस हीट के फ्लो को हम कैसे करके आसान बना सकते हैं। हमको जैसे मार्केट जाना है, तो मार्केट जाना आसान कैसे होगा कि मेरे पास बाइक रहे तो मेरे लिए मार्केट जाना आसान है। जिस रास्ते पे हम जाएंगे वो रास्ता एकदम अच्छा रहे, उबड़ खाबड़ ना हो, उसमें गड्ढा ना हो, कहीं जैम ना हो, तो हम क्या करेंगे, आसानी से पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारा अगर फैक्टर्स होगा कि रास्ता मेरा अच्छा हो, मेरे पास बाइक हो, तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी वहां पे पहुंच सकेंगे, है ना। तो उसी तरीके से थर्मल कंडक्टिविटी आपको ये चीज बताता है कि आप एक मटेरियल तो ले लिए, लेकिन उस मटेरियल में क्या आप ऐसा चेंजेस करोगे। आप चेंजेस ना करे हो भाई, आपके घर से आपके मार्केट का क्या रोड हमेशा एक जैसा होता है? वो तो कोई बना के गया ना, वो तो वहां पे आके कंस्ट्रक्शन करके गया ना गवर्नमेंट कि अच्छा रोड बना दिया ताकि आपको जाना क्या हो, आसान हो। तो इसी तरीके से जब हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ लेते हैं, तो हम लोग जब मटेरियल बनाते हैं, जब हम लोग किसी भी तरीके का कॉपर है तो कॉपर से जब कोई मटेरियल बनाएंगे और मेरा पर्पस ये है कि हम उसके अंदर से हीट को फ्लो करवाना है, तो हम इन चीजों का ख्याल रखेंगे क्या क्या फैक्टर्स है जिनसे इसका हीट क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो थर्मल कंडक्टिविटी एकदम इन शॉर्ट अगर कोई पूछे तो क्या है कि भाई ये एक ऐसा तरीका है जिससे हीट के फ्लो को क्या किया जाता है, आसान किया जाता है। और समझ में आया? ठीक है, तो ये हम लोग को बताता है। अब इसका अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो डेफिनेशन वाइज बस यही है कि हीट कितना पहुंचेगा। अगर एक टाइम हम लोग फ्रेम ले लेते हैं, देखो हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो मेरे पास ये क्या है, अगेन एक कोई भी रॉड हो सकता है भाई, ठीक है। अब तो डायग्राम का समझ में आने लग गया। यहां से हम हीट देंगे, ठीक है, और मेरे पास एक और मटेरियल है, यहां से भी हम क्या करेंगे, दोनों सेम है। ये भी किसका है, कॉपर का, ये भी किसका है, कॉपर का। तो इसमें भी हीट दे रहे हैं, इसमें भी हीट दे रहे हैं, दोनों में मस्त क्या हो रहा है, हीट में रह जा रहा है। अब थोड़ा सा सोच के बताओ कि इसमें हीट जल्दी जल्दी जाएगा या इसमें हीट जल्दी जल्दी जाएगा। रीजन बताओ, रीजन क्या है भाई, इसमें जाएगा ना, ऑब्वियसली इसमें जाएगा, क्योंकि इसका एरिया क्या है, यहाँ पे ज्यादा, ये थोड़ा सा ज्यादा मोटा टाइप का रॉड है, तो इसके अंदर हीट आसानी से फ्लो करेगा। और क्योंकि ये बहुत छोटू सा रॉड है, तो इसके अंदर हीट क्या होगा, बहुत धीरे धीरे करके जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा फैक्टर हम लोग क्या कर सकते थे कि यहीं पे एक सेम साइज का, चलो ठीक है, सेम थिकनेस वाला ले लिए और हम छोटा सा रॉड ले लेते हैं, ठीक है, वही सेम अमाउंट ऑफ हीट यहां से हम दे रहे हैं। तो अब बताओ कि हम यहाँ ए पॉइंट और ये बी पॉइंट बगल में आ गया, पहले ए पॉइंट और बी पॉइंट में अच्छा खासा डिस्टेंस था, ए पॉइंट देख लेना, ठीक है, ए से बी। तो इसमें ए से बी हीट जल्दी जाएगा, ये इसमें ए से बी हीट जल्दी जाएगा, ऑफ कोर्स इसमें जाएगा। किए क्या, हम लेंथ ऑफ कंडक्टर छोटा कर दिए। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं कि इसको पतला कर देने से मेरा क्या हो रहा है, हीट को जाना थोड़ा मुश्किल, हम छोटा कर दे रहे हो तो हीट को क्या हो रहा है, जाना आसान। तो ये जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं, इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि क्या क्या ऐसा मटीरियल, ये भी किसका बना है, मटेरियल तो सेम है, लेकिन मटेरियल सेम रहने के बावजूद अगर हम कुछ चीजों में चेंजेस ला दे, तो उस चेंजेस लाने के वजह से हीट का फ्लो क्या हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली हम लोग को बताता है कि किस मटेरियल से हीट को, मटेरियल के अंदर से हीट को फ्लो कैसे आसान बनाया जा सकता है। एकदम एकदम सिंपल वे में समझना है कि भाई हीट के फ्लो को अगर आसान बनाना है तो वो हम लोग कहां से समझेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी से समझेंगे, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी में क्या क्या चीज आता है, हीट किससे मतलब एनहांस होता है, ठीक है। तो देखो हीट ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी यानी किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे पहले लिख लेना यार, फैक्टर्स ऑन विच फ्लो ऑफ हीट डिपेंड ऑन अ कंडक्टर। तो एक कंडक्टर में जो हीट का फ्लो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला चीज क्या होगा भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो आप रॉड ले रहे हो या जो भी आप मटेरियल ले रहे हो, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ज्यादा है। अगर ज्यादा क्रॉस सेक्शन है इसके कंपेयर में ज्यादा है, तो उसमें हीट क्या होगा, आसानी से फ्लो होगा। यानी जितना ज्यादा हीट का फ्लो जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा हीट का फ्लो। इसलिए हम बगल में क्या लिखे हैं, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, एक चीज इंक्रीज करेंगे दूसरा चीज इंक्रीज करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेंगे, हीट का फ्लो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। दूसरा ए से बी, अगर हम डिस्टेंस को छोटा या बड़ा कर देते हैं, अगर यहाँ पे डिस्टेंस हम ज्यादा ले लेते हैं, तो हीट का फ्लो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा।
आप रॉड यहाँ पे हीट दिए, यहाँ पे भी हीट दिए, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट दिए, यहाँ पे टच करोगे आपको ज्यादा अच्छा महसूस होगा या यहाँ पे टच करने से ज्यादा अच्छा महसूस होगा? अच्छा महसूस होने का मतलब है गरम, गरम कहाँ ज्यादा लगेगा? यहाँ पे ज्यादा लगेगा। क्यों यहाँ पे ज्यादा लग रहा है? क्योंकि ये छोटा है तो हीट का फ्लो क्या है, आसान है और जल्दी जल्दी हीट जा रहा है और ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पहुंच पा रहा है। और ये दूर है तो यहाँ पे हीट को पहुंचने में टाइम लग रहा है और बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट ही क्या है यहाँ तक पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग दूसरा क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ा देने से हीट का फ्लो क्या होता है, कम हो जाता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर छोटा कर देने से हीट का फ्लो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इनवर्सली। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा क्या हम लोग टाइम को फैक्टर मान सकते हैं? क्या टाइम को फैक्टर हो सकता है भाई? अब टाइम पे थोड़ा सा सोच के बताओ कि भाई हम इसको हीट कर रहे हैं और इसको भी हीट कर रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों को हीट में से हम इसको 2 मिनट के लिए हीट किए और इसको 1 मिनट के लिए हीट किए, ये ज्यादा गर्म होगा या ये ज्यादा गर्म होगा? कॉल आ गया था यार, एक दिक्कत हो गया था, कॉल आ गया था अचानक से। ठीक है, तो अभी हम फ्लाइट मोड पर डालें। खैर अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि हम लोग के पास ये भी एक रॉड है, ये भी एक रॉड है, दोनों किसका है, दोनों हम लोग के पास कॉपर का बना हुआ है। हम इसमें भी हीट दे रहे हैं और इसमें भी सेम हीट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम 2 मिनट तक हीट दे रहे हैं और इसमें हम 1 मिनट तक हीट दे रहे हैं। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये ज्यादा गर्म हो रहा होगा या ये ज्यादा गर्म हो रहा होगा? ऑब्वियस सा बात है कि ये ज्यादा गर्म होगा। रीजन क्या है कि इसको हम ज्यादा देर तक हीट दिए, तो टाइम पे ये कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली। तो आई होप आप लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीज हम बोल रहे हैं। ठीक है, जो चौथा आता है वो आता है टेम्परेचर। ये थोड़ा सा अच्छा से समझना, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। ठीक है, यहां पे देखो हम यहां पे भले लिखे 2 एंड्स, बट ये एंड्स नहीं है, ये लेयर्स होना चाहिए। ठीक है, आगे जब आप जाके पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि ये लेयर्स होता है। अभी बुक वगैरह में पढ़ोगे तो 2 एंड लिख दे रहे, समझ में आ रहा है। ठीक है, बोलने का ये क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। ये थोड़ा सा टफ लगेगा या फिर नहीं भी लगेगा, क्योंकि हम समझा रहे हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास ए पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग के पास बी पॉइंट है। अब ये यार दोनों को जब हम यहाँ पे हीट करना स्टार्ट किए, यहाँ से हम हीट देना स्टार्ट किए, तो डायरेक्टली ये वाला तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, ये भी जितना गर्म हो रहा है ये भी उतना। यहाँ पे टेम्परेचर हीट क्योंकि यहाँ पे अभी ज्यादा है तो यहाँ पे हीट का टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा होगा और यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। स्टार्टिंग में दोनों सेम टेम्परेचर पे था, ये भी 20 डिग्री सेल्सियस पे था, ये भी 20 डिग्री सेल्सियस पे था। अब क्योंकि हम यहाँ पे हीट दिए तो हीट देने से 20 से ये क्या हो गया, लेट से 60 डिग्री सेल्सियस पे हो गया। तो इन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा इन दोनों लेयर्स के बीच में, इन दोनों के लेयर्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये 40 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हीट उतना जल्दी फ्लो कर जाएगा। बात समझो, यहाँ पे अगर टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हीट का फ्लो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 लेयर्स। अगर जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, हीट का फ्लो या हीट का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, डायरेक्टली। तो ये मेजरली 4 फैक्टर्स ही है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, और तुम्हारा चौथा तो हो गया, और 5वां एक और लिख लेना, मटेरियल पे डिपेंड करता है। बट हम लोग ठीक है बोल दे रहे मटेरियल, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब ऐसा मटेरियल हम ले लिए, हम कॉपर की जगह हम लकड़ी ले लेंगे, तो भाई उसमें तुम लेंथ जितना लंबा करना है कर दो, उसका एरिया जितना अच्छा करना है कर दो, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि तुम मटेरियल ही कैसा सेलेक्ट कर लिया जो हीट को अलाउ करता ही नहीं है। तो मटेरियल भी एक क्या फैक्टर है, तो इस पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं आएगा, बस ये एक फैक्टर है। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। ये लास्ट वाला हम थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, टेम्परेचर डिफरेंस। देखो इस पे हम एक और चीज बता रहे, आप लोग कभी ना कभी रियल लाइफ में देखे होंगे कि धोबी को नहीं बोल सकते हम लोग जो आयरन करते हैं, आयरन दुकान में जो आयरन वगैरह होता है, तो वहां पे आप देखोगे कि जब वो लोग कपड़ा को आयरन करता है तो आयरन करने से पहले वो लोग थोड़ा सा पानी क्या करता है उसके ऊपर छिड़कता है, थोड़ा सा कुछ ऐसे ऐसे करके पानी वहां पे डालता है, उसके बाद वो उसको हीट करना, प्रेस करना चालू करता है। रीजन क्या होता है वहां पे, रीजन ये रहता है कि देखो भाई कि अगर मेरे पास कोई टी शर्ट है, कोई भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये वो सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर स्टार्टिंग में है 20 डिग्री सेल्सियस, और जो मेरे पास आयरन है, जो हम इसके ऊपर आयरन का ब्लॉक रखेंगे, जो भी आयरन, ये मेरा आयरन है, ठीक है यार, तो हम ये आयरन जो इसके ऊपर रखेंगे उसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। तो 20 और 80 दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस का आया, 60 डिग्री सेल्सियस का आया। 20 नहीं करते हैं, इसको 30 करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया,
50 डिग्री का सेल्सियस आया। अब जब हम इसी के ऊपर, इसी कपड़े के ऊपर क्या करेंगे, हम पानी छिड़क देंगे, हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा एकदम भिगा के नहीं करना है, थोड़ा बहुत ऐसे बूंद बूंद ऐसे करके छिड़क दिए। तो जब हम लोग छिड़क दिए तो इसका टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो आयरन का मेरा पीस था वो तो अभी भी कितना पे है, 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब क्या हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस इन दोनों के बीच में बढ़ गया, और क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ गया तो यहाँ पे हीट का फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे हीट ज्यादा यहाँ पे से यहाँ जाएगा, तो ये जो मेरा कपड़ा है बहुत अच्छे से आयरन होगा। आई होप ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आया। ये इसीलिए करते हैं वो लोग थर्मल कंडक्शन पढ़ा नहीं है, लेकिन उन लोगों को पता है कि भाई अगर थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं तो जो मेरा इस्त्री है वो जल्दी भी हो जाता है और अच्छे तरीके से भी होता है। ठीक है, इसका एक और आप देख सकते हो, आप एक ट्राई करना कि जो लकड़ी का कोई चेयर हो आपके पास, उस लकड़ी के चेयर, अभी जब गर्मी आएगा तो गर्मी में आप लकड़ी के चेयर को छत पे रख देना, और कोई स्टील का या कोई भी लोहे का कोई भी एक सब्सटेंस होगा उसको छत पे रख देना, दोनों को सेम टाइम के लिए रखना, और जाके दोनों को टच करके देखना आपको ज्यादा गर्म कौन लगेगा, लकड़ी या मेटल, बताओ लकड़ी ज्यादा गर्म लगेगा या मेटल ज्यादा गर्म लगेगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि मेटल हम लोग को क्या लगेगा, ज्यादा गर्म लगेगा। रीजन क्या है, यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ तो मटेरियल वाला बात आ गया कि जो वुड है उतने जल्दी हीट को ट्रांसमिशन नहीं कर सकता है, और उसका उन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी फैक्टर है, जो ये तुम्हारा स्टील है, स्टील बहुत अच्छे से क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसका टेम्परेचर हाई है। जो लकड़ी है, लकड़ी को भी सेम सनलाइट मिला बट वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो इसलिए वो उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया है। लकड़ी भी गर्म होगा लेकिन उतना गर्म नहीं होगा। ठीक है, अब जब हम दोनों पे हाथ रखे तो दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस किसमें ज्यादा था, लकड़ी में कम था, और स्टील वाले में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो गया क्योंकि उसमें ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हुआ। तो इस वजह से हीट, ये जो स्टील वाला पोर्शन होता है वो मेरे को क्या लगेगा, ज्यादा गर्म लगेगा। ये चीज आप कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किए होंगे। ठीक है, तो ये रीजन रहता है, और ठीक है, तो हम लोग लिख लिया। अब यहाँ से ना एक फॉर्मूला बनता है, वो थोड़ा सा हम बता दे भाई, कि जो हीट है, तो हीट तो हम लोग समझ गए कि हीट किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। हीट डिपेंड कर रहा है मेरा एरिया पे, लेंथ पे, टाइम पे और टेम्परेचर के डिफरेंस पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि जो हीट है वो एरिया पे डिपेंड करता है, और टाइम पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिफरेंस हम डेल्टा कैपिटल टी से दिखा रहे हैं। बुक वगैरह में क्या करते हैं ना, यहाँ पे स्मॉल थीटा इस तरीके से लेता है, बट ठीक है, आप लोग तो समझ रहे हो, आप लोग तो समझदार स्टूडेंट। यहाँ पे स्मॉल टी क्या है, टाइम है, कैपिटल टी क्या है, टेम्परेचर है, और नीचे में क्या होगा, वो लेंथ होगा। लेंथ क्यों नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि वो इनवर्सली है, एरिया ज्यादा हीट ज्यादा, टेम्परेचर बोले टाइम ज्यादा तो हीट ज्यादा, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा तो हीट ज्यादा, लेंथ ज्यादा हीट कम, तो ये दोनों इनवर्सली है इसलिए ये नीचे चला गया। यहाँ से जब प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो क्या आता है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ से आएगा एक कांस्टेंट, फिर होगा एरिया, फिर होगा टाइम, फिर होगा टेम्परेचर डिफरेंस। क्या टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस तो ऐसे ही निकलता है बाय। ठीक है, तो ये हम लोग के पास फॉर्मूला आता है। एज सच तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये पूछना चाहिए कि भाई ये बताओ, ये इसका बताओ। ठीक है, फॉर्मूला तो लिखने को नहीं आता बट आ सकता है। SI यूनिट वगैरह पूछेगा बाबू, तो SI यूनिट क्या, हम लोग इसी को देख के लिख सकते हैं कि हीट का SI यूनिट क्या होगा। देखो ना, एरिया है, टाइम है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग लिखते हैं। तो इसका क्या चीज आ जाएगा, तो आपका यूनिट एरिया है ना, तो ये कट जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस है, टाइम है ना, तो मीटर डिग्री सेल्सियस, और टाइम है तो सेकेंड, m डिग्री सेल्सियस सेकेंड। तो ये आएगा मीटर, देखो एरिया और लेंथ में कैंसिल होगा तो ये मीटर आएगा। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट आया, और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो ये आपका यूनिट। SI यूनिट किसका आ गया, ये हीट का आ गया। ऐसे तो हीट का हम लोग SI यूनिट इसको यूज नहीं करेंगे, हीट का SI यूनिट हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे, जूल। रीजन क्या है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट अगर एनर्जी है तो यहाँ पे जो एनर्जी का यूनिट है वो आना चाहिए। तो बट m डिग्री सेल्सियस ये इसलिए दिए क्योंकि एक आध बार MCQ इसने ये पूछ लिया है ABTA में। ठीक है, तो एक बार आप पढ़ोगे अगर ABTA तो आपको मिलेगा इस तरीके का क्वेश्चन। ये चीज हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज डिफाइन हुआ है कि ये K क्या है, तो इसी K को क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आई गेस, आई एग्री यार, बट कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा कभी कभी सिटिंग करना पड़ता है, बैठना पड़ेगा। K क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब कोई K क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सबसे पहला चीज, ठीक है, डू नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर डिफरेंस
किसी भी चीज के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये किसी भी फैक्टर पे डिपेंडेंसी नहीं है भाई। ये क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल है, ऑफ मटेरियल। ये अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होगा, अलग होगा, ये मटेरियल का कांस्टेंट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बच्चा देखता है कि भाई थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंडेंसी, बोल के आ जाता है कि भाई एरिया पे, लेंथ पे, टेम्परेचर डिफरेंस पे, तो ये इन सब चीजों पे नहीं डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि भाई जो मेरा मटेरियल है, कॉपर है, लकड़ी है, ग्लास है या क्या है। तो अगर ऐसा मटेरियल होगा जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, नहीं होता है, उसमें हीट का फ्लो होता नहीं है, तो उसमें के का वैल्यू क्या होगा, बहुत हाई होगा। ये के का वैल्यू हाई बोले, के का वैल्यू बहुत ज्यादा लो होगा, कि भाई वो हीट को अलाउ ही नहीं करता है। और जिसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा होगा, जिसमें हीट का फ्लो क्या होगा, बहुत अच्छे से हो रहा होगा या ज्यादा हो रहा होगा, उसका के का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। तो अब आप इतना जो अभी हम बोले, इससे बताओ कि के बेसिकली क्या है। हम अभी क्या बोले कि के बताएगा कि भाई किसी लकड़ी लिए तो वो उसका वैल्यू कम हुआ, तो उसका वैल्यू कम से ये समझ में आया कि इसके अंदर हीट फ्लो नहीं करेगा, या करेगा भी तो बहुत कम करेगा। दूसरा बोले कॉपर लिए, के का वैल्यू हाई होगा, तो इससे पता चलेगा कि इस मटेरियल के अंदर जो हीट फ्लो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल हम लोग को ये बताता है कि किसी भी सब्सटेंस में, दो अलग अलग सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, दो अलग सब्सटेंस, साइज सेम, डायमेंशन सेम, सब कुछ सेम, ठीक है। अब उन दोनों में जब हम हीट देंगे तो हीट किस में ज्यादा फ्लो करेगा, पहले वाले में ज्यादा फ्लो करेगा या दूसरे वाले में। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं भाई, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को समझने के लिए सबसे पहले क्या करूं, ये वाला फॉर्मूला यहां लेके आओ, F इज इक्वल टू के ए टी टेम्परेचर T2 माइनस T1 बाय लेंथ L। अब थोड़ा सा बाबू तुम मेरे को ये चीज सोच के बताओ कि अगर हम लोग के पास कोई इस तरीके का एक मटेरियल है, ठीक है, ये एक मेरे पास एक मटेरियल ले लिए, ठीक है, इस मटेरियल में जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहां से यहां मेरे को क्या करना है, हीट का फ्लो करवाना है। अगर ये डिस्टेंस हम कितना ले लें, 1 मीटर ले लें, लेट्स से हम इमेजिन कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच रहे कि कैसे करके इसको के को हम लोग डिफाइन करें, इस के को डिफाइन करना है ना, तो किस तरीके से डिफाइन करें वो चीज सोचने के लिए हम सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास एक मटेरियल हो जो कि कितना लंबा हो, यानी उसका लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो, यहाँ पे जो मेरे पास एरिया है, इस एरिया का वैल्यू क्या कर दे, 1 मीटर स्क्वायर कर दे। यहां से यहां क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है ना, यहाँ पे होता है T1, यहाँ पे होता है T2, तो ये T2 माइनस T1 अगर इसको भी कर दे 1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 20 हो तो यहाँ पे 21 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे 21 हो, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस हो, तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस भी 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए, और जो टाइम के लिए हम हीट देंगे वो भी क्या हो जाए, 1 सेकेंड हो जाएगा, हम 1 सेकेंड तक क्या करेंगे, हीट को सप्लाई करेंगे। तो तुम देखो कि यहाँ पे टाइम का वैल्यू, एरिया का वैल्यू, लेंथ का वैल्यू, टेम्परेचर डिफरेंस का वैल्यू, ये और ये, इन चारों के जगह पे हम लोग क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो अगर हम ऐसा कर दे तो क्या मेरे पास हीट और के दोनों इक्वल हो जाएगा, थोड़ा सा सोच के बोलो। देखो T डिग्री सेल्सियस और लेंथ, ये सब क्या हुआ, 1 पुट हो गया, तो हीट और के दोनों मेरा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो कोएफिशिएंट, ये डिफाइन करने का तरीका है, ठीक है, इसलिए समझो थोड़ा सा, हम इतना इसीलिए आपको बता रहे ताकि आपको याद करना क्या हो जाए, आसान हो जाए अगर समझ पाते हो तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू किसके, हीट इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर कितने देर में, इन यूनिट टाइम। देखो आपको यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब 1 होता है, आपको 1 नहीं लिखनी है, यूनिट नहीं लिखना है, आप क्या लिख लो, 1 सेकेंड लिख ले, ठीक है। हीट ट्रांसफर इन 1 सेकेंड, कहां से ट्रांसफर हुआ भाई, थ्रू अ कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया नहीं लिखना है तो क्या लिख लेंगे, वहां पे भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया एंड यूनिट लेंथ। यूनिट नहीं लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे, 1 मीटर यूनिट लेंथ अक्रॉस का स्पेलिंग, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ
1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या बोले, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इक्वल हो जाएगा कब, जब टाइम क्या हो जाए 1 सेकेंड हो जाए, एरिया क्या हो जाए 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, लेंथ क्या हो जाए 1 मीटर हो जाए, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाए 1 डिग्री सेल्सियस। ये सब अगर हो जाएगा तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और जो हीट है ये दोनों क्या हो जाएगा बाबू, इक्वल हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर in 1 second, ठीक है, in a unit time through a conductor of 1 meter square area and 1 meter length across the temperature difference of 1 degree Celsius। तो इसको थोड़ा सा याद करना। और क्या पूछता है इस पे, और आपसे पूछेगा भाई कि SI यूनिट बता दो, तो SI यूनिट हम लोग इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे SI यूनिट, या फिर यहां से देख लो भाई कि K का वैल्यू निकालना, तो इन सबको इधर कर देंगे। तो जो आपका यूनिट आएगा वो आएगा J(m-1), और आपका वहां पे क्या था, टेम्परेचर था ना, तो डिग्री सेल्सियस -1 और सेकंड -1, तो दिस विल बी द यूनिट। देखो हम याद कुछ नहीं करने बोलेंगे, यहाँ पे आप देखोगे तो हीट का यूनिट जूल है, एरिया और लेंथ का यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर तो कैंसिल होगा तो मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर डिफरेंट डिग्री सेल्सियस, सबको नीचे लाए तो पावर -1 आया, के यूनिट पावर -1 आया। अब थोड़ा सा सोचते हैं कि जो हम लोग एक और यूनिट होता है वो बेसिकली क्या होता है, वॉट मीटर डिग्री सेल्सियस -1, तो ये भी क्या है, इसी का यूनिट है, हम लोग इसको वॉट में लिखे। वॉट क्यों लिखे, क्योंकि देखो जूल पर सेकंड हम लोग पढ़े करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट होता है, तो यहाँ पे आ गया वॉट मीटर -1 सेकंड -1। ठीक है, तो ये आपका यूनिट हो गया। तो इतना ही सारा क्वेश्चन होता है। एक चीज याद रखना कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, उसके अंदर हीट का फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका लो होगा उसमें हीट का फ्लो क्या होगा, कम होगा। ओके ओके ओके, अब आता है कि भाई थर्मल रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं, रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं। तो थर्मल रेजिस्टिविटी क्या है, देखो थर्मल कंडक्टिविटी आपको बता रहा है कि भाई किसी मटेरियल में हीट का फ्लो करने के लिए आप क्या क्या चीज करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो थर्मल रेजिस्टिविटी ये बताता है कि किसी मटेरियल में हीट का फ्लो अगर आपको मुश्किल करना है तब आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है, तो थर्मल रेजिस्टिविटी और कुछ नहीं बल्कि बस कंडक्टिविटी का क्या ऑपोजिट है, इसलिए हम लोग बोलते हैं थर्मल रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब तक तो इसका SI यूनिट वगैरह के बारे में बात नहीं किया, लेकिन अगर SI यूनिट पूछ लेता है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, जो आप यहाँ पे लिखे हो वही यूनिट होगा किसका, थर्मल रेजिस्टिविटी का, जूल पर डिग्री सेल्सियस -1 सेकंड -1। बस एक चीज का ख्याल रखना कि जहां जहां पे यहाँ पे -1 था इस बार वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जहां पे आपका प्लस था वहां पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो जूल -1 मीटर डिग्री सेल्सियस सेकंड, तो ये आपका SI यूनिट होगा किसका, थर्मल रेजिस्टिविटी का। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो जल्द ही मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी PYQs होगा वो हम अपलोड करेंगे। कोशिश तो मेरा यही है कि हम कल ही इसका जो PYQs है उसका वीडियोस हम डाल दें, और भी कुछ चीजें पेंडिंग है उनको भी करेंगे। कैमरा थोड़ा सा खराब हो गया था, मोबाइल टूट गया था, इस वजह से वीडियो को अपलोड करने में लेट हुआ था। खैर, तो आप लोग पढ़ाई तो कर ही रहे होगे और इस वीडियो को भी अच्छे से समझो, ठीक है, और पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।